गुड आफ्टरनून। लोनी एक्सरसाइज 8। थैंक यू। लोनी एक्सरसाइज 8 लास्ट 4-5 problems I think given quickly 37 to 45 selected questions दिए थे। any doubt? नो अच्छा पढ़ाया ना कि सर एक भी डाउट नहीं आया लोनी में। 45 तो जिसका डाउट है वो अच्छा पढ़ाने के बाद उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। 42 इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स। लास्ट क्लास में कुछ किया था मैंने, है ना, तो अपनी मदद खुद करें, राइट। 42 आई एम श्योर कि तुम लोगों से बन जाएगा, सही है। ओके 41 इज डन, है ना। 41 में तो तुम सभी ने पहचान लिया ना कि सर 41 एक अकेला ढंग का क्वेश्चन था और उसमें मुझे लगता है कि तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 2m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan 2 थीटा लिखा है। अगर मैं tan थीटा को m पढ़ूं तो सही, और इसी तरह से m डैश को अगर tan थीटा 2 पढ़ता हूं तो tan 2 थीटा 2 लिखा है। तो क्या ओरली तुमको क्लिक कर रहा है कि जो बाइसेक्टर, कुछ लोगों को याद है कि सर आप इंक्लिनेशन से बता दोगे, तो जो 41 में जो लाइंस है, एग्री करते हो कि सर 41 क्वेश्चन में जो लाइंस है पासिंग थ्रू ए कॉमा बी है और हैविंग इंक्लिनेशन 2 थीटा बना है। अच्छा होमवर्क नहीं था, क्या बात कर रहे हो, मतलब मैंने बेस्ट क्वेश्चन को ही देना भूल गया। चलो कोई नहीं, 41 कल करके आना, ठीक है। ठीक है, कल 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 बात करेंगे। लोनी डन। शीट में से मैंने हार्डली कितने, हाँ थैंक यू सब लोगों को। 41 कल करके आना, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है 41। ओके एक्सरसाइज 1 1 to 5 1 to 5 क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर विदाउट फाइंडिंग एबीसी। वो एबीसी को बगैर फाइंड किए ऑर्थो सेंटर निकालने को कह रहा है। धन्यवाद सब लोगों को। ओके तो बेसिकली वो तुम्हारी मदद कर रहा है ये कहने में कि अननेसेसरी लाइन एबीसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ जो ऑर्थो सेंटर होता है, डोंट यू एग्री कि ऑर्थो सेंटर के लिए बेस्ट थॉट है टू एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। थैंक यू, ठीक है। तो वन एल्टीट्यूड लेट मी राइट। मैं तुमको एक काम करूं, मैं तुमको क्यों कैलकुलेशन मैं क्यों करके देता हूं, तुमको एल्गोरिथम बताता हूं ना। तुमको इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए हुए ए बी बी सी सी ए यू नो, तो डोंट यू थिंक कि ये इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L3 सही, और फिर लैम्डा निकालने के लिए यू अंडरस्टैंड कि सर वो -1 अपॉन स्लोप इक्वेट करके कर लेंगे, दैट विल गेट यू लैम्डा, सही है, क्योंकि बीसी का इक्वेशन नोन है। धन्यवाद, ठीक है, सब लोग खुश रहो और बढ़िया रैंक लेकर के आओ। ओके क्विकली, तो मानते हो लैम्डा ऑब्टेन हो जाएगा यूजिंग स्लोप। बस मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है कि सर बीसी की हेल्प से मुझे एल्टीट्यूड का स्लोप मिल गया तो उससे लैम्डा जाएगा, ठीक। बस अब मेरे ख्याल से इसी तरह से यू विल ऑब्टेन वन मोर एल्टीट्यूड अगेन यूजिंग फैमिली ऑफ लाइन। बस अब इसके आगे तुम अपनी मदद खुद कर लेना, सही। तो दो एल्टीट्यूड आ गए, दोनों का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो तो उससे ऑर्थो सेंटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 9। ओके 6,
2 स्ट्रेट लाइंस गिवन। बिल्कुल भी मैं बहुत रफ स्केच किया है मैंने, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये डायग्राम सही है या नहीं। सही है। लाइन सच दैट सेगमेंट बिटवीन दीज टू इज बाइसेक्टेड एट 1,5। तो कुछ ऐसे सोचो, ये है वो लाइन, 1,5 इज द मिडिल पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो, एक मेथड तो थोड़ा डिफिकल्ट ऐसे बता सकता हूं मैं, लेकिन ये सॉल्यूशन मैं प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी सुन लो कि सर वेरियस फेज में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मानते हो ये जो कोऑर्डिनेट है, इसको एक सिंगल वेरिएबल x1 में लिखा जा सकता है ना। इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट x2 में लिख सकते हो। तो अब तुमको लगता नहीं सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, ये दोनों का मिड पॉइंट 1, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज 1। इसी तरह से दिस प्लस दिस बाई 2 इज 5। तो डोंट यू थिंक 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व फॉर x1, सॉल्व फॉर x2, एंड वंस x1 x2 इज सॉल्व, इनफैक्ट किसी एक को सॉल्व कर लो यार, x1 को सॉल्व कर लो, तो बस ये दो को ज्वाइनिंग इक्वेशन लाइन हो गई। ठीक। अब थोड़ा सा अपनी लाइकिंग का मेथड बताता हूं, है ना। कॉन्सेंट्रेट करना, बहुत अच्छा आइडिया बताने जा रहा हूं। ऐसे थॉट आगे मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम भी पहचानो। क्या तुमको लग रहा है, धन्यवाद, क्या तुमको लग रहा है कि सर इस लाइन का इंक्लिनेशन अननोन है ना। तो चलो ये लाइन का इंक्लिनेशन मान लिया, थीटा। सही। अब एग्री करते हो कि 1,5 से एक पॉइंट कुछ L डिस्टेंस पर वन लाइन को मीट करेगा, और दूसरा पॉइंट 1,5 से L डिस्टेंस पर बिलो, एक को अबव कट करेगा और एक को बिलो कट करेगा। इस बात से सब लोग एग्री करते हो कि नहीं? जल्दी से हाँ बोलो। तो क्या तुमको पैरामेट्रिक फॉर्म की फीलिंग आई कि लेट्स गो फॉर 1 प्लस आर कॉस थीटा एंड 5 प्लस आर साइन थीटा, और उसे कहां पुट करूं? 1 बाई 1 दोनों लाइन में पुट करूं कि सर इसमें पुट कीजिए, अगले में पुट कीजिए? तो क्यों ना मैं डायरेक्टली पेयर ऑफ लाइन में पुट कर दूं, इससे दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशन ऑफ पेयर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर? अरे मल्टीप्लाई करके, तो 3x, समझना क्या कर रहा हूं मैं, प्लस 4y सही, इंटू आई पुट टू सेकेंड लाइन ऑल्सो 5x माइनस y। कुछ गलत जब हो जाए तो बता देना। 5x माइनस y माइनस 4, ठीक, इज 0। समझो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली पॉइंट को दोनों में सेटिस्फाई कर दिया। ठीक। अब इस इक्वेशन को जस्ट इमेजिन करना कि सर इसको ब्रैकेट खोल के आई विल कलेक्ट एज ए क्वाड्रेटिक इन R। सही है। अब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, तुमने क्या कहा था कि एक पॉइंट L डिस्टेंस पर अबव होगा और एक बिलो होगा। तो डोंट यू थिंक दिस इक्वेशन इज गोइंग टू गेट रूट्स L एंड माइनस L? सोचो। ठीक, एक कुछ L अबव होगा और एक L बिलो होगा। दिमाग लगाओ यार, है ना। तो तुमने नोटिस किया ना कि सर हमने तो फॉर्मूले में x1 प्लस आर कॉस किया था, जबकि एक में r की वैल्यू L डालनी है और एक में r की वैल्यू माइनस L डालनी है। तो दिस क्वाड्रेटिक गोइंग टू गेट रूट लाइक दिस। तो क्या इससे तुमको फीलिंग आ रही है कि वाई नॉट यूज सम ऑफ रूट्स 0? बुद्धि लगाओ। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स 0 कर दूं, कर सकता हूं, 1 रूट इज L, 1 इज माइनस L।
तो सम ऑफ रूट्स, अब तो समझ गए सब लोग कि सर सम ऑफ रूट पे खाली आप कोएफिशिएंट ऑफ आर पर ध्यान दीजिए और उसे 0 करा दीजिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ आर जरा कैलकुलेशन करो। तो जिसको अकल है वो कहेगा सर देखिए यहां से लीजिए कांस्टेंट 1 और यहां से लीजिए आर, यार कैलकुलेशन 3 cos plus 4 sin. Then next time you will say take r from here and constant from there. तो plus coefficient of r 5 cos theta minus sin theta। वैसे तो कैलकुलेशन तुमको खुद करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने करके दे दी। तो 20 minus 1 हुआ ना, 19 into 19 is 0। I think that will get you tan theta। कि सर इससे तो tan theta निकल आया, मानते हो मुझे tan थीटा ही तो चाहिए था। दिमाग लगाओ, स्लोप आ गया, आई नो पॉइंट ऑन लाइन, आई नो स्लोप, तो योर इक्वेशन ऑफ लाइन इज डन। तो मेरे ख्याल से ये कहीं इफेक्टिव सॉल्यूशन है देन कि सर वो सम ऑफ मिड पॉइंट से कर लीजिए, है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन से कर लीजिए। थैंक यू। अप टू 10 और कौन सा बोला था, 7। यस 7 बताने का मन क्यों नहीं कर रहा है मुझे, है ना। लाइन थ्रू दिस मीट्स 2 स्ट्रेट लाइंस एट द पॉइंट P डिवाइड्स एक्सटर्नली इन 3:2। ये तो तुम लोग कर लोगे ना, है ना, कि सर ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज 9। ओके 9, क्या यहां कुछ गलत कर दिया? अच्छा 5 - 5 - 4, हाँ यहां गलत कर दिया, धन्यवाद। सही है ना, बिल्कुल ठीक। कुछ लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि सर कुछ गलत ना करें, ठीक। ऐसे हेल्पर्स की मेरे को वाकई में बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना। इससे मुझे पता पड़ता है कि कुछ लोग बहुत ध्यान से क्लास को देखते हैं। अब सही है ना, ठीक है यश, आई थिंक अभी वो सही कर दिया मैंने, है ना। ओके 9, थैंक यू। ओके वेरिएबल लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मीट कर रहा है ए और बी पर, और ये स्ट्रेट लाइन ये गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन से पासिंग है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तुम तो जानते हो कि सर लोकस का क्वेश्चन मैं तो एच के से शुरू करता हूं, एच के। तो यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि सर ये पॉइंट हो गया 2h। अरे बराबर है ना यार, सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लो, ये 0 है तो तुमको तो एक्सटर्नल रेशियो लगाना आता है। 2 into h - 1 into 0 upon 2 - 1 comes out। सिमिलरली दिस इज 2k। सही। अब देखो मेरे पास बहुत तरीके हैं। एक कि सर 10th क्लास के मेथड से ये जो 2 लाइन की इक्वेशन है ना, इसका इंटरसेक्शन सॉल्व कर दो। भाई 10th क्लास में 2 इक्वेशन 2 अननोन सिखाते हैं, तो तुम ये दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लो, ठीक। और यहां पर तुम कह सकते हो कि सर मेरे को लाइन की इक्वेशन पता है, x/2h y/2k इज 1 यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाला उसको यहां पुट कर दीजिए, तो पुट करके प्रॉब्लम खत्म। दिस इज 1 मेथड। सही। और कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इंटरसेक्शन कौन निकालेगा, ये जो भी लाइन है ये गिवन लाइंस के इंटरसेक्शन से पासिंग है, मतलब L1 + λ L2। सही। अब तुम्हारा टारगेट है टू एलिमिनेट लैम्डा, तो क्या मैं यूज करूं कि सर 2h, 0 लाइज ऑन इट, पुट करो 2h, 0। 0,2k लाइज ऑन इट, पुट कर दो 0,2k।
तो तुम समझ के मैं क्या कर रहा हूं। नाउ आई विल डिवाइड, छोड़ दो, डिवाइड करो, लैम्डा एलिमिनेट, यू गॉट अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k, डन, अप टू 10 ओवर, ठीक है ना। 1 का भी बताने लायक है ही नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ओके। पैरेललोग्राम का 2 साइड गिवन है। तुमने नोटिस कर लिया होगा कि ये दोनों साइड ओरिजिन से पासिंग है ना। तो मान लो ओरिजिन से पासिंग 2 साइड्स, 1 इज 4x प्लस 5y, 7x प्लस 2y। डायगोनल इक्वेशन टू 1 डायगोनल, मानते हो ये जो डायगोनल है ये ओरिजिन से पासिंग नहीं है, इसका मतलब ये है वो डायगोनल गिवन, ठीक। 11x प्लस 7y is 9. Now you have to find equation to other diagonal. तो तुम समझ गए कि सर ये फाइंड करना है। तो यार एक बात बताओ, तुम क्यों नहीं ये डायगोनल और ये इक्वेशन का इंटरसेक्शन सॉल्व कर लेते हो कि सर इसे निकाल लीजिए बाय सॉल्विंग इंटरसेक्शन। इसी तरह से डोंट यू थिंक कि लेट्स ऑब्टेन दिस कोऑर्डिनेट बाय सॉल्विंग इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। एक सेकंड ठहरो, क्या कर दिया मैंने, ये डायगोनल और ये लाइन, अब सही है। तो इससे ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। मुझे लगता है बस तुम्हारी मदद हो गई कि सर डायगोनल्स बाइसेक्ट का यूज कीजिए, इन दोनों का मिड पॉइंट से ये पॉइंट आ जाएगा। भाई आई नो दिस कोऑर्डिनेट, आई नो दिस कोऑर्डिनेट, ऑब्टेन दिस मिड पॉइंट, और फिर मानते हो तुमको ओरिजिन एंड दिस पॉइंट कंटेनिंग की इक्वेशन लिखनी है, जो कि तुम लिख लोगे, सही है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है मेथड, सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन, सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन, इजी। ठीक, कैसी बात कर रहा है, लाइन की इक्वेशन देख करके नहीं बता पाओगे कि लाइन ओरिजिन से पासिंग है या नहीं। 11 to 15, 15 तक दिए थे ना, क्विकली 11 to 1 5, एनी डाउट। मैंने 15 तक दिए थे जितना मुझे ध्यान है। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे होने नहीं चाहिए। पूछो भाई। अच्छा 10 तक ही दिए थे क्या, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, आई थिंक लास्ट क्लास मैंने कुछ होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन पर कुछ बात की थी, ठीक। तो चलो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन को के डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, ओके। लेट्स टॉक अबाउट एंगल बिटवीन लाइन्स गिवन बाय इक्वेशन। थैंक यू सभी लोगों को, ओके। टू ऑब्टेन एंगल बिटवीन 2 लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ठीक। प्रॉब्लम क्लियर। तो एक काम करो ना, तुम तो जानते हो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, तो आई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो तुम्हारा इक्वेशन बन गया m स्क्वायर 2hm प्लस a। मुझे तुम एक बात बताओ, लाइन ओरिजिन से पासिंग है और एनी पॉइंट ऑन इट x, y,
तो क्या तुम इतना समझ गए कि सर स्लोप इज नथिंग बट y/x, लाइन का स्लोप, बिकॉज बोथ लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। तो ये जो y/x आपने कॉल किया है वो ही लाइन का स्लोप है। जल्दी से हाँ बोल दो। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ गए बात को, है ना, कि एनी पॉइंट ऑन लाइन इज x, y एंड वन पॉइंट आई ऑल्सो नो विच इज 0, 0। तो ये जो लाइन का स्लोप है वो y - 0 x - 0। तो आपने y/x को m कॉल किया है, तो दैट m इज नथिंग बट स्लोप। ठीक, तो मानते हो ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है इसके स्लोप्स को कुछ मैं बोल रहा हूं m1 m2। फाइन, तो टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, स्लोप्स ऑफ देम, है ना, देयर स्लोप्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक, तो ये जो क्वाड्रेटिक है इसका सॉल्यूशन m1 m2 होगा और m1 m2 ही लाइन का स्लोप था। ठीक, तो बस अब एंगल बिटवीन लाइंस की बात करते हैं। m1 - m2 1 + m1 m2। मैं एक्यूट एंगल निकाल रहा हूं ना। तुमको अच्छी तरह समझ है कि सर आपको देखो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आता है, लेकिन आपको डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता है। तो तुम लोग समझ गए कि आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। तो मॉड m1 - m2 m1 + m2 होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2, नहीं 4m1 m2 1 + m1 m2 मॉड। सही, बस अब एक काम करो, क्वाड्रेटिक से पुट कर लो। तो यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि सम ऑफ रूट्स इज कमिंग टू बी -2h/b एंड m1 m2 इज a/b। तो मैं पुट करने जा रहा हूं 4h² कुछ गलत हो तो बताना, ठीक है। तो चलो थोड़े तो फॉर्मूले याद करने को मिले। रिमेंबर, एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन बाय एज फॉर्मूला रटना है, प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अरे तुम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, हृदय से धन्यवाद। हो गया, याद हो गया। फाइन, आई थिंक तुम और भी कई बातें कर सकते हो, नॉट ओनली एंगल बिटवीन। डोंट यू थिंक कि सर हम इस पेयर ऑफ लाइन के बारे में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन कब दो डिस्टिंक्ट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस, ये कब रिप्रेजेंट करेगा। सही है, तो मुझे लगता है मैं ऐसी बातें एक्चुअली ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेता हूं मैं, ठीक है। तो यार सेम टाइम पे तुम डिराइव कर लो ना, कौन रटेगा इसको, है ना। कि सर ये देखिए क्वाड्रेटिक इन एम और क्वाड्रेटिक इन एम के दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने चाहिए रियल, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव। तो बाय डूइंग डी पॉजिटिव, देखो क्या आंसर आ रहा है, h² मोर देन AB। सही है, तो अगर तुम याद नहीं भी रखो कंडीशन को तो कोई बात नहीं, हम डिराइव कर लेंगे। सही है ना। इसी तरह से तुम समझ रहे हो कि अगर h² = AB
इन दैट केस इट रिप्रेजेंट टू इक्वल, मतलब बेसिकली ओनली वन स्ट्रेट लाइन, टू इक्वल रियल लाइन. And same way, if I say h square less than ab, in that case the equation represent imaginary lines. सही है ना? तो ये छोटी छोटी बातें आराम से सोची जा सकती है कि एक होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट रियल लाइंस, ओनली वन line and no real line. ठीक. बाकी आगे मैं ये इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाने वाला हूं, एंगल बिटवीन लाइंस. ओके, क्विकली. वैसे तुमको लगता नहीं कि सर डिस्टिंक्ट रियल इमेजिनरी, उसका आंसर यहां से भी दिख रहा है कि सर एंगल बिटवीन लाइंस में देखिए, अगर ये रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब एंगल डिफाइंड ही नहीं है. तो एक तरह से तुम इस फॉर्मूले से भी सोच सकते हो. बाकी वो क्वाड्रेटिक मेथड बेस्ट था. ठीक है ना, कि दो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे 2m आने चाहिए. क्लियर? अच्छा, एंगल बिटवीन लाइंस को लेकर के तुम फिर वही बात करोगे कि सर वो थोड़ा सा लाइंस के आपने कुछ अच्छे कमेंट किए थे, 2 लाइंस परपेंडिकुलर, 2 लाइंस पैरेलल. मान तो यहां पर जो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन से पासिंग है, तो क्या यहां पर पैरेलल लाइन को मैं को इंसिडेंट लाइन नहीं बोलूंगा? सोच के देखो, 2 पैरेलल लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब को इंसिडेंट लाइन. तो तुमको लगता नहीं सर को इंसिडेंट लाइन यही तो है? ये केस को इंसिडेंट लाइन ही तो कहलाया. जल्दी से सोचो. ठीक, तो को इंसिडेंट लाइन को यहां से भी देख सकते हो कि सर एंगल बिटवीन देम इज 0, राइट? हाँ, लाइंस परपेंडिकुलर की कंडीशन बताओ. लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो मैं याद करने वाला रिजल्ट बता रहा हूं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर. तो मेरे ख्याल से बोल दूं कि सर ये डिनोमिनेटर टर्म को 0 करिए, tan π/2, मतलब योर डिनोमिनेटर बिकम 0. tan π/2 डिफाइन नहीं होता है भाई. a + b 0. अब इसको तुम कैसे भी रटो, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² इज 0. I will apply directly. I want you to remember condition for 2 lines given by the pair perpendicular. ठीक है, तो एक पेयर ऑफ लाइन है और वो परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट करेगा. I will apply this as formula. सही. इसी तरह से तुमको एक कंसेप्ट और याद होगा कि सर लाइंस पैरेलल, लाइंस परपेंडिकुलर, और आपने एक आइडिया और डिस्कस किया था विच वॉज लाइंस इक्वली इंक्लाइंड. Non-parallel lines, I am talking about non-parallel lines, equally inclined with x-axis, with x-axis. देखे भाई कौन बताएगा? 2 non-parallel lines equally inclined with x-axis के लिए मैंने क्या बताया था? m1 + m2 0. वेरी गुड. राहुल, अनुषा, मनन, है ना? गुड. तो कुछ लोगों को याद है कि सर एक्स एक्सिस से इक्वल इंक्लाइन को आपने इस तरह से बताया था कि ये एंगल दोनों सेम बना रहे हैं. तो m1 + m2 0. सही. तो m1 + m2, क्या यहां से तुम डायरेक्ट बोलोगे कि सर m1 + m2 तो सीधा h0 आ गया? ये आइडियाज
मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट लगाऊंगा। एक पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन दी है और कहा गया कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0। या फिर अगर तुमसे कहा गया कि टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द पेयर, ठीक है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, तो डायरेक्टली से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज 0। समझ गए? तो मैं ये रिजल्ट प्रॉब्लम्स में अब डायरेक्ट यूज करूंगा कि लाइंस इक्वली इंक्लाइंड की कंडीशन क्या थी। कई लोग समझ गए मेरी बात को, है ना, कि m1 प्लस m2 0 और m1 प्लस m2 यहां से डन। चलो कुछ और अच्छे कंसेप्ट देखते हैं। ओवर पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, है ना, तो अभी ओरिजिन से पासिंग पेयर की ही बात करते हैं। आई वॉन्ट टू नो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। टू द पेयर ऑफ लाइन्स represented by प्रॉब्लम। समझ लो क्या है मेरा प्रॉब्लम। यू आर गिवन टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तुमको पेयर ऑफ बाइसेक्टर निकालने, एंगल बाइसेक्टर टू देम। क्वेश्चन समझ लो। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है, सही, टू फाइंड आउट bisector to given lines। This is one bisector, this is one bisector। तुमको पेयर ऑफ बाइसेक्टर निकालना है। हाँ, वो तो सबको पता है कि सर वो जो पेयर ऑफ बाइसेक्टर होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वो बात हर कोई जानता है ना, कि एक ही एंगल के जो दो बाइसेक्टर्स होते हैं, वन इंटरनल वन एक्सटर्नल, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सही है ना? तो जो भी बाइसेक्टर आएगा वो होगा तो ओरिजिन से पासिंग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा देखना, तुमको सोचने का एक नया नजरिया पता पड़ेगा कि अच्छा है, ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं क्या। ठीक है, मैं लोकस की मदद ले रहा हूं कि सर आपको ब्लू डॉटेड लाइंस पर, है ना, लोकस निकालना है। तो चलो कहीं भी ये एच के पॉइंट, आई वॉन्ट टू नो द लोकस ऑफ एच के। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने जो गिवन लाइंस है ना उसके कुछ इंक्लिनेशन मान लिए। मान लो ये θ1 इंक्लिनेशन की लाइन है, मान लो, और सेकेंड लाइन θ2 इंक्लिनेशन की है। दोनों लाइन के इंक्लिनेशन आई एज्यूम। अब ये जो दो बाइसेक्टर्स हैं, दोनों के इंक्लिनेशन को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट थीटा बी इंक्लिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो अब एक बार कॉन्सेंट्रेट करना कि सर एंगल बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन ये आएगा। सोचो, अगर नहीं सोच पाओ तो डिराइव कर दो कि सर देखिए ये जो एंगल है ये दोनों लाइन का बिटवीन एंगल का हाफ है। सोचो, और दोनों लाइन का जो बिटवीन एंगल है दैट इज 2 - 1, θ2 - θ1। तो मानते हो ये 2 - 1/2 हो गया। अब तुमको लगता नहीं कि सर इंक्लिनेशन ऑफ बाइसेक्टर इज गोइंग टू बी दिस एंगल,
विच इज θ1 प्लस दिस। θ1 में इसको जोड़ो जरा, तो यू विल गेट दिस क्वांटिटी ओनली। सही है? तो कितना दिमाग में रखना कितना इजी है ना, कि अरे यार दोनों का एवरेज आंसर है ना। अब मुझे बताओ, तुमने मुझसे कहा था कि सर देयर आर टू बाइसेक्टर्स, एक बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन तो ये है, अगले का कितना होगा? तो जिसको अकल है वो कहेगा सर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसी में π/2 जोड़ दीजिए। सोचने की कोशिश करो ये मैंने क्या कहा, है ना। अभी तुम लोग कह रहे थे ना कि सर बाइसेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर एक का इंक्लिनेशन 1+2/2 है तो अगले का प्लस π/2। ठीक, तो योर थीटा इज इक्वल्स टू दिस, योर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। अरे मैं दोनों बाइसेक्टर को एक साथ कवर कर रहा हूं। ठीक, अब तुमको कंपाउंड एंगल्स की स्ट्रेंथ पता पड़ेगी, है ना, कि सर ये कितने फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लगभग हर चैप्टर में काम आ जाते हैं। मैंने 2θ लिया, तुम देख सकते हो 2θ की वैल्यू क्या आ गई। देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 2θ, है ना। मैंने दोनों का tan ले लिया, tan 2θ। क्या अब तुम फील कर पा रहे हो वेदर योर 2θ इज इक्वल टू दिस और योर 2θ इज इक्वल टू दिस, लेकिन अब जो इक्वेशन है वो दोनों के लिए सेम बनेगी। आई एम श्योर कि तुमको कंपाउंड एंगल्स आता है, यू नाउ अंडरस्टैंड 2θ इक्वल टू दिस, 2θ इक्वल टू दिस, टेकिंग tan यू कम टू सेम इक्वेशन। तो अब मुझे समझ करके बताओ, क्या ये जो इक्वेशन है, क्या दोनों बाइसेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? सोचो सोचो, बोथ बाइसेक्टर्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आई बात समझ में कि हाँ बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थीटा दोनों का रिप्रेजेंटेटिव था, दोनों के इंक्लिनेशन का, और ये जो इक्वेशन आई है ये दोनों के लिए ही तो आई है। अब अपने कंपाउंड एंगल के स्किल्स दिखाओ भाई सबको, कि सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती है। 2θ 1 - tan स्क्वायर, बहुत दिन से रिवाइज नहीं किया है ना, tan θ1 प्लस tan θ2। ठीक, tan θ1 क्या होता है भाई, m1। तुमने कहा था ना सर इंक्लिनेशन है लाइन का, tan θ1 इज m1, tan θ2 1 minus tan θ1 tan θ2, where m1 m2 are nothing but slopes of given lines। सही। अब फिर वही बात कि m1 प्लस m2 क्या है, m1 m2 क्या है, क्या ना। अभी आपको एक क्वाड्रेटिक देता हूं, दिस इज द क्वाड्रेटिक हैविंग रूट्स m1 m2। लोग समझ गए मैंने क्या किया? सही। तो जो गिवन पेयर ऑफ लाइन है, गिवन लाइंस के स्लोप आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यू अंडरस्टैंड। अब ये तो ठीक है, व्हाट अबाउट tan थीटा? डोंट यू थिंक कि सर tan थीटा जो है वो तो बाइसेक्टर का स्लोप हुआ ना, क्योंकि थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ बाइसेक्टर, है ना। एंड क्या मैं बोलूं कि tan थीटा लोकस निकाल रहे थे ना तुम, तो h कॉमा के एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर एंड वन मोर पॉइंट विच इज ओरिजिन। तो कई लोग समझ गए कि सर tan थीटा इज k/h, k - 0 अपॉन h - 0। तो बस अब एक काम करते, पुट करते हैं। इस अरे एच के को लेकर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, कि सर एच कॉमा के, फिर तुम कहोगे कि सर ये एच ये एच, तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन को हटाते हैं। कैसे? अरे हटाओ इस एच के को, सीधा एक्स वाई में आंसर लाते हैं। तुम तो जानते हो कि सर एक बार जब लोकस आ जाता है, फिर लोकस आने के बाद हम लोग आंसर को एक्स वाई में कन्वर्ट करते हैं।
तो चलो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं एच के की बजाय एक्स वाई ले रहा हूं। अरे वो कंफ्यूजन आ गया था ना यार कि यार ये एच के लोकस वाला एच के या पेयर ऑफ लाइन का एच, तो अवॉइड कर दिया भाई कंफ्यूजन, हटाओ। कई लोग मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। फाइन, करो पुट करो m1 प्लस m2। अरे यार -2h अपॉन बी 1 माइनस a अपॉन बी। ठीक, तो डूइंग मैनिपुलेशन एक्स वाई a माइनस बी एच। तो चलो थोड़ा सा रटने वाले रिजल्ट्स बता रहा हूं, हालांकि इतने यूजफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी रट लो कि क्या पता सर रेयर केस अब तक तो एग्जाम में नहीं दिखाते हुए लेकिन कहीं हमारे एग्जाम में ना आ जाए, तो डिराइव करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर याद रखते हैं तो वेरी गुड। तो रटने के लिए क्या सिखाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। मेरे ख्याल से ये रटने के लिए कन्वीनियंट है, बाकी भूल भी गए तो कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अरे वो 2 कट गया था ना यार दोनों साइड से, देखो ना कैलकुलेशन देखो तुम लोग, कैलकुलेशन तो तुमको समझनी पड़ेगी। ठीक, तो आई थिंक यू कैन रिमेंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई अपॉन, अब की बार ये मत कहना कि सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 2h है, सही है ना। या तो एक काम करो ऊपर लिख दो सर 2xy और फिर कहो नीचे भी बोलो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो 2xy अपॉन 2h 2 कट गया। ठीक, कैसे भी रटो यार ये तुमको मैनेज करना है। अरे मैंने सब सही किया है कि सर नीचे b माइनस ए आना था, कुछ कुछ गलती नहीं है। तुम पूरा मैनिपुलेशन खुद से देखो एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, है ना। डन, तो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स आई विल रिमेंबर, है ना। ओके, तुमको लगता नहीं कि सर यहां पर थ्रू आउट जो बातें चल रही हैं वो थ्रू आउट बातें अभी तक हम सिर्फ ओरिजिन से पासिंग लाइन की ही बात करके रह गए हैं, सही है ना। तो अब थोड़ा सा अपना लेवल को ब्रॉड करते हैं कि नॉट ओनली ओरिजिन, अब एक जनरल पेयर ऑफ लाइन की बात करते हैं। तो एक जनरल पेयर ऑफ लाइन किस फॉर्मेट का होता है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर लाइक दिस, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी वो इस फॉर्मेट की होगी, सही। एक 2 डिग्री इक्वेशन। अब देखो इसके बारे में हम क्वाड्रेटिक में बहुत बात कर चुके हैं, तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन कब दिखाता है यू शुड नो, ठीक है ना। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा। इफ सबको रिजल्ट याद है, कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, आज भी याद हो गया ना कि सर बहुत मेहनत करके हमने ये डिराइव किया था, याद करो। ठीक, अब बस क्योंकि तुम्हारा
लेवल बढ़ता जा रहा धीरे धीरे। अब ये जो डिफिकल्ट कंडीशन है इसको एक फॉर्मेट में और तुमको रिकमेंड कर देता हूं, जो तुमको पता होनी चाहिए कि ये जो रिजल्ट है ना, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में भी याद रखते हैं। भाई जब क्वाड्रेटिक में प्रूफ दिया था उस वक्त हमको डिटर्मिनेंट नहीं आता था, लेकिन आज मुझे डिटर्मिनेंट आता है। ठीक, दिस इज द कंडीशन। अगर इसे तुम एक्सपेंड करोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि सर यही है। ठीक, तो लोग इसे भी रटते हैं। ठीक, करते करते याद हो जाता है ना, एकदम रिदम में जाता है। AHG HBF GFC, ठीक है ना। तो 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, रिमेंबर लाइक दिस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऑल्सो। ठीक, हाँ, अब अगर तुम कहो कि सर इसको क्या डिटर्मिनेंट से प्रूव कर सकते हैं, तो मैं तुमको जरूर बता सकता हूं कि पहले जो भी थॉट से तुमने प्रूफ दिया था, हालांकि वो बेस्ट थॉट था। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया है ना, वो दी बेस्ट आइडिया है। कारण कि आगे तुम कभी मुझे ऐसी इक्वेशन दोगे और कहोगे कि ये अगर पेयर ऑफ लाइन दिखा रहा है तो मुझे 2 लाइन निकाल के दो, वो दोनों लाइन अलग अलग निकाल के दो। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो सबसे अच्छा मेथड है कि यार एक्स में क्वाड्रेटिक रीड करके सॉल्व कर दो। और जब हम एक्स निकालते हैं तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लीनियर आता है, तो ऑटोमेटिकली तुमको दोनों लाइन ऑब्टेन हो जाती है। तो अगर कभी मुझे 2 डिग्री को स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करने की जरूरत पड़ी ना, तो क्वाड्रेटिक से अच्छा मेथड कोई नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं तो कहता हूं इसका जो प्रूफ है ना, वो सबसे अच्छा वही है। ठीक, लेकिन फिर भी चलो जीके बढ़ाने के लिए कि सर थोड़ा बहुत प्रूफ प्रूफ से जीके बढ़ता है नहीं, तो ऑल्टरनेटली बता देता हूं कि सेम रिजल्ट ये जो डिटर्मिनेंट पे लिखा है, चलो इसको ऑल्टरनेट से बताता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन है। मैंने कहा मान लो कि चलो ये इक्वेशन कुछ L1x M1y N1 इंटू, ठीक है, तो दिस इक्वेशन गेट स्प्लिट लाइक दिस, मान लो। ठीक, अब तुम तुरंत समझ गए कि सर अब आप दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करोगे, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक, मैंने दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिए। अब चलो इस डिटरमिनेंट में चलते हैं डायरेक्टली। ठीक, AHG, चलो A पुट करो, तो डोंट यू थिंक कि सर A L1 L2 L1 L2, मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं। H, तो 2H इज L1 M2 प्लस M1 L2। लेकिन यार ये 2H है, तो एक काम करूं, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1/8, 2A 2H 2G, ये लो। ठीक, 2A 2H, नाउ 2G। 2G भी तुम समझ रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 2G इज व्हाट, L1x N2 L1 N2 प्लस N1 L2। तो कुछ लोगों को तो कंसेप्ट भी क्लिक कर गया कि सर अब ये कैसे क्वेश्चन होगा, हमको तो दिख रहा है कि ये कैसे जीरो प्रूव होगा, है ना। नाउ अगेन 2H, कोई तब तक सोच करके लिख करके बताओ कि इस डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव करना है, कैसे करूंगा मैं। देखें किसी को क्लिक किया है कि नहीं। नाउ व्हाट इज टू बी, 2M1 M2, हाँ देखो क्लिक किया है ना, समर्थ को किया है, अभिनव को, है ना, आयुष, कार्तिकेय, सुधांशु,
वेरी गुड भावेश, है ना। तो इसका मतलब है मैं तुम लोगों को बिल्कुल सही अब समझने लगा हूं, है ना, कि सर अब आपने हम लोगों को सही पहचाना। पार्थ, भविष्य, है ना, और भी कई नाम मिस कर दिए, आदित्य, है ना, अनुषा, अभिषेक, आई थिंक आई कॉल्ड ना, रजत, तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सर ये प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। सही है ना साहिल? साहिल इज करेक्ट। ओके यार, अब इसके आगे एलिमेंट मत लिखवाओ मुझसे ना। तो तुम सभी लोग पहचान चुके हो कि सर वो जो फर्स्ट रो है उसमें L1 L2 कॉमन दिख रहा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि सर 3 एलिमेंट कॉमन देखने होते हैं, L1 L2। बनाओ प्रोडक्ट L1 M2, नहीं L1 L2, L2 L1, नाउ 0, L1 M2, L2 M1, 0, L1 N2, L2 N1, 0। बस गारंटी यू अंडरस्टैंड नाउ कि बाकी में ऑब्वियसली M1 M2 N1 N2, ठीक। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑल्सो आई एम एबल टू प्रूव द कंडीशन। सही है, कंडीशन फॉर 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। भाई मैथ्स का यही तरीका होता है कि सवाल करते रहो और सवाल करते में पीछे के टॉपिक्स को यूज करते रहो, है ना। बार बार पढ़ पढ़ के मैथ्स कभी नहीं सॉल्व होती कि सर हम तो जब सवाल में अटकते हैं फिर थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तुम कभी मैथ्स नहीं समझ पाओगे। मैथ्स समझने का एकमात्र तरीका बस यही है, गो ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक। ऑटोमेटिकली तुम रिवीजन में बने रहोगे टॉपिक्स के। आइडिया क्लियर? तो वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की एक कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक। जो कि यार ये दोनों को, है ना सर, ये दोनों रिजल्ट याद रखने होते हैं। फाइन, सही, ओके। नाउ व्हाट एल्स, और भी कुछ बातें जानने में इंटरेस्टेड हूं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो एंगल बिटवीन लाइन्स represented by equation this। मुझे इस इक्वेशन के भी लिए एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला चाहिए। जैसे तुमने होमोजीनियस 2 डिग्री का फॉर्मूला रटा है ना, उसी तरह से आई वॉन्ट टू नो कि इज देयर एनी वे टू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन लाइंस। डन। ठीक ठीक, तो चलो इसका एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला डेराइव करते हैं, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इक्वेशन एज यू सेड कि ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, और क्योंकि तुम एंगल में इंटरेस्टेड हो तो तुम गारंटी चाहते हो कि लाइन की इक्वेशन स्लोप के टर्म्स में आए, m1 m2, तभी तो तुम फॉर्मूला tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2।
तो व्हाट आई डिड, मैंने दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइंस, मैंने मान लिए लेट वन लाइन बी y इक्वल m1x प्लस c1, दिस इज वन लाइन। ठीक भाई, मैंने स्लोप को इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट लाइन m2x c2, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे क्वाड्रेटिक के स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो यू विल इमीडिएटली से कि सर आपका राइट साइड में जो वाई स्क्वायर है वो तो बी वाई स्क्वायर है, लेकिन यहां तो ये वाई स्क्वायर इंटू वन है। तो अगर इस क्वांटिटी को इसके बराबर मैच कराना है तो आपको b इंटू करना चाहिए। यहां तक सब ठीक है? सोचो सोचो, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। यार क्वाड्रेटिक को फैक्टर में तोड़ना तुमको आता है कि सर हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक तो हमारा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में है, क्वाड्रेटिक कंपाउंड है ना। तो दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। दिस इज एन आइडेंटिटी, एग्री? ये आइडेंटिटी है, मतलब बोथ साइड ऑल टर्म्स विल मैच। वाई स्क्वायर मैच करेगा, एक्स वाई मैच करेगा, एक्स स्क्वायर मैच करेगा। ठीक, तो एक काम करो, तुमने वाई स्क्वायर को तो साफ दिखा दिया कि देखो बी वाई स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर को मैच कराऊं फ्रॉम बोथ साइड। इफ आई इक्वेट एक्स स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो सी व्हाट हैपन, लेफ्ट साइड इट इज a and what about right side? m1 m2, b m1 m2, सही। नाउ लेट्स इक्वेट बोथ साइड xy, जरा xy को इक्वेट करो, तो 2h एंड हियर b माइनस m1 इंटू, अरे देखो यार xy का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, b इंटू माइनस m1 एंड अगेन माइनस m2 इंटू b। बाय इक्वेटिंग एक्स वाई आई गेट। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ जरा वापस, देखो m1 m2 a बाई बी, m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी। तो तुमको लगता नहीं सर हम तो मूर्ख बन गए? यही रिजल्ट आपके होमोजीनियस में भी आए थे, चाहो तो जाके देखो। ये देखो होमोजीनियस 2 डिग्री, योर सम ऑफ रूट्स, और पीछे चले जाओ, योर सम ऑफ रूट, योर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो तुमको लगता नहीं कि सर ये तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम आ रहे हैं, जो कि होमोजीनियस 2 डिग्री में आए थे। और तुम तो जानते हो कि जो tan थीटा फॉर्मूला है, मुझे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या तुमको लगा नहीं कि इसका मतलब है tan थीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा? सेम आंसर विल गेट हियर ऑल्सो। लगाओ दिमाग। तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, जनरल, किसी भी जनरल पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल, सेम फॉर्मूला। सोचो, कोशिश करो सोचने की। दिमाग लगाओ यार। ठीक है ना? तो एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला रिमेन्स सेम, नो चेंज। ठीक, तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि मैंने अब तक पेयर ऑफ लाइन में सिर्फ और सिर्फ तुमको एंगल बिटवीन लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, टू होमोजीनियस इक्वेशन याद करने को रिकमेंड किया है। और उसके साथ में थोड़ा सा कि परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या है,
यहां पर भी वही सेम बातें पूछी जा सकती है। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन वही सेम, a प्लस बी जीरो, टू लाइन्स नॉन पैरेलल इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, वही आंसर h जीरो। सही है ना। बस अब यहां पर मैं पैरेलल लाइंस की बात कर सकता हूं भाई। जैसे मैंने ओरिजिन से पासिंग में पैरेलल लाइंस के बजाय मैंने को इंसिडेंट लाइन टर्म यूज किया था। अब यहां पर तुम कह सकते हो कि सर अब आप पैरेलल लाइंस का टर्म बोल सकते हो। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। सोचो सोचो, लाइंस आर पैरेलल की कंडीशन एच स्क्वायर बराबर ए बी। सही है ना। कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो कुछ हल्के सवाल कराता हूं, फिर उसके बाद सबसे पावरफुल कंसेप्ट इन पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आइडिया। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा तुम टेंशन में नहीं आ जाओ कि सर बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ आने से थोड़ी सी दिक्कत फील होती है ना। तो उस रीजन से तुमको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। करो भाई। कॉपी करने के लिए 30 सेकेंड्स। कॉपीड राइट। करो निकालो।
मेरे ओपिनियन में स्लोप स्लोप में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये होमोजीनियस 3 डिग्री, तो ये 3 लाइन दिखाएगा। तो डायरेक्टली तुमको लगता नहीं कि सर मैं आपको एम में क्वेश्चन दे सकता हूं? सही कह रही हो साक्षी, गुड। तो आई थिंक आई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सब लोग समझो भाई, मैंने y बाई एक्स को m बोल दिया और y बाई एक्स स्लोप होगा। ठीक, नक्षत्र आंसर तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमने कंसेप्ट सही लगाया है। ठीक, तो dm इस क्यूब cm स्क्वायर, ये स्टेप सभी लोग समझो भाई कि ये स्टेप मैं कहां से लाया। तो मुझे लगता है सब लोग समझ गए कि मैंने एक्स क्यूब से डिवाइड करके y बाई एक्स को m कॉल किया और m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, अब तुमको लगता नहीं कि सर ये 3 लाइन्स है, तो कुछ कॉल कर दूं m1 m2 m3 स्लोप्स, है ना। लेट m1 m2 m3 आर स्लोप्स ऑफ 3 लाइन्स। अब इसमें कोई से भी 2 परपेंडिकुलर, किसी 2 को मैं मान लूं से m1 m2 आर परपेंडिकुलर, दीज 2 आर परपेंडिकुलर। सही है, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर m1 m2 इज -1। क्या गलत लिखा है मैंने? सही लिखा है, cm स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ओके। तो अब यहां से तुमको फीलिंग आ रही है कि सर मेरे को क्यूबिक, ये क्यूबिक इक्वेशन, तो मुझे थ्योरी ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करने का, यूज करने का मन कर रहा है। ठीक है ना। तो m1 m2 m3 फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन -a/d एंड फ्रॉम दिस इज -m3। दिमाग लगाओ, है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने मुझे सही आंसर लिखाया था ना, पहले मैंने किसी का नाम कॉल किया था आई थिंक। ठीक, तो m3 a/d आ गया। अब मानते हो m3 जो है वो तो इस क्यूबिक का रूट है ना, तो आप पुट कर दोगे कि सर ये a/d को यू कैन सेटिस्फाई हियर, तो बस मैंने पुट कर दिया। बस अब ये जो भी आंसर आएगा, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये तुम खुद कर लेना। तो ये जो भी आंसर देगा दैट इज द राइट आंसर, दिस इज द फाइनल कंडीशन। आई डोंट नो कार्तिक के कि जो तुम आंसर लिख रहे हो सही है कि नहीं, मैंने कहा था ना मुझे फीलिंग आ रही है कि सही है। ठीक, तो इसको तुम लोग रीअरेंज कर लेना, तो वो जो भी आंसर आ जाए इज द रिजल्ट। ठीक, सभी लोगों को आशीर्वाद है भाई, है ना, कि सभी लोग अच्छा करें, राइट, और बढ़िया से बढ़िया आईआईटी, बढ़िया से बढ़िया एनआईटीज में जाएं, और नॉट ओनली कि खाली अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज से अच्छा पढ़ करके आगे अच्छा भी करें, है ना, क्योंकि कई लोग अच्छे कॉलेज से पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिमेन मोटिवेटेड ऑलवेज, अपने काम के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहोगे तो डेफिनेटली अच्छा करोगे, है ना। ये नहीं कि सर आईआईटी की तैयारी में इतनी जान लगा दी कि आईआईटी जानने के बाद अब मन ही नहीं करता, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो चलो क्वेश्चन करो नेक्स्ट। क्विकली, Dishika, next problem. Now solve second problem.
एनक्लोज मीनिंग, यार ये 3 लाइनें दी गई है, ये 2 ये 1, तो ये 3 लाइन से एक क्लोज्ड फिगर बनेगा। वो तुम जब तुम बनाओगे तब समझ में आएगा कि सर दीज 3 लाइन्स विल फॉर्म, है ना, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो तुमको समझ में नहीं आया? एनक्लोज्ड बाय देम, क्या फिगर दिखाई दिया कि सर ये रहा फिगर, एनक्लोज्ड बाय 3 लाइन्स विच इज अ ट्राइंगल। सही है? तो आर्यन ये स्टेटमेंट खाली तुमको बताना, ये तो सबको पता है कि यार इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60 होते हैं, तो इस बात को ला के दिखाना है। ठीक है, हाँ कर लिया क्या? हाँ बिल्कुल सॉल्व कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा। पुलकित tan थीटा 1/√3, आई विल चेक, जहां तक कुछ गड़बड़ है। ओके, मेरे ख्याल से काफी टाइम दे दिया। हाँ ठीक है कार्तिक है, मुझे लगता है इतनी देर में तुम लोग स्लोप सॉल्व कर लेते। इसका स्लोप तो मुझे पहले ही पता है, -1। इसका स्लोप तुमको लगता नहीं सर, वो क्वाड्रेटिक m में जाके कर लीजिए, m² -4m + 1 इज 0। आई थिंक समझ पा रहे हो मैंने क्या किया? आई डिवाइडेड बाई x² एंड आई कॉल्ड y/x टू बी m। बस ये क्वाड्रेटिक थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लो ना यार। -b ±√b² -4ac 12 अपॉन 2a, so this is coming to be 2 ± √3। अब जो लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री ध्यान है जिनको, दे विल आइडेंटिफाई कि सर एक तो tan 15 बन रहा है और एक tan 75 बन रहा है। सही है? तो एक लाइन का इंक्लिनेशन 15 डिग्री। चलो कंस्ट्रक्ट करते हैं, तुम तो जानते हो कि सर कंस्ट्रक्शन से ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स में लाइफ आसान होती है। तो एक 15 डिग्री की इंक्लिनेशन की लाइन,
15 degrees and one line 75 degrees through origin. सही है, 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ये दो के बीच का एंगल तो तुमको 60 दिख ही रहा है। एंड वन अदर लाइन x प्लस वाई इज 1। मानते हो 135 डिग्री -1 स्लोप। तो क्या क्लियरली दिखाई दिया? हाँ बिल्कुल ठीक है अभिलेख। तो आई गेस कि तुमको तो स्कूल के थ्योरम से याद है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल तो 60 हो गया, ठीक, और ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर ये एंगल सम, तो 15 प्लस दिस एंगल, तो मानते हो ये 120 हो गया। इसे 120 होना पड़ेगा, और अगर ये 120 है तो ये 60 है। मानते हो मैंने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60। सोचो, आराम से सोचो, दिस एंगल इज 60, दिस इज 60। सिंपल ज्योमेट्री से कर दिया ना, एंगल बाय क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। 15 प्लस 120 इज 135। ओके, नाउ ट्रायंगल प्रूव्ड। अब एरिया निकालना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यार तुम लोग स्कूल में थोड़ा अच्छा पढ़ाई करना चाहिए था कि ये इक्विलेटरल है। तो √3/4 a², फॉर्मूला तो मैं जानता ही हूं, लेकिन इसके अलावा क्या हाइट के टर्म में निकाल सकते हो कि सर एरिया का फॉर्मूला हाइट के टर्म में? ठीक, तो जो दिमाग लगाएगा वो कहेगा सर ये a है, तो आपकी हाइट पता कितनी आएगी, a sin 60, a√3/2 इज h। दिमाग लगाओ। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है √3/4 a² एंड a इज व्हाट, 2h/√3 स्क्वायर। तो एरिया इज h²/√3। हाइट के टर्म में, एल्टीट्यूड के टर्म में, दिस इज द एरिया। इक्विलेटरल की बात हो रही है, तो कई लोग समझ गए कि सर आप क्या करोगे, ये लाइन दिख रही है आपको, x प्लस वाई इज 1, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम ओरिजिन परपेंडिकुलर। ओरिजिन से परपेंडिकुलर, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर क्या आ गया इन दिस प्रॉब्लम, h इज 1/√2। देख लो मेरी कैलकुलेशन सही है। तो बस एरिया h² 1/2√3 इज द फाइनल आंसर। क्विकली, आसान है। डन, ठीक है। चलो इसे कॉपी करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। अभी अभी समझेंगे, अभी समझाऊंगा मैं, पहले नोट डाउन कर लो, है ना। 30 सेकेंड्स कि इस कंसेप्ट को होमोजेनाइजेशन कहते हैं, अभी बताऊंगा, है ना। एक बार कॉपी करो। दैट इज होमोजेनाइजेशन, SATION, GENISATION।
कॉपीड। तो मैंने इस बात में ज्यादा ध्यान दिया है कि हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, इस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने इस बारे में बहुत कॉन्सेंट्रेट किया कि व्हेन टू अप्लाई। ये जो हम कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, ये एक्चुअली लगाते कब हैं, ठीक। तो उसकी बात को इसे ध्यान रखना आगे कि सर जब भी कभी एक 2 डिग्री कर्व है, देखो 2 डिग्री कर्व कुछ भी हो सकता है, वो सर्किल हो सकता है, वो पेयर ऑफ लाइन हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, कुछ भी 2 डिग्री, बट इट शुड बी अ 2 डिग्री कर्व। ओके, तो जब हमको सिचुएशन क्या दी जाए कि देयर इज द 2 डिग्री कर्व, मान लो दिस इज द 2 डिग्री कर्व जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है, एंड ऑल्सो गिवन ए स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन नोन है, ठीक। ये कर्व सी, ये स्ट्रेट लाइन एल, और जो लाइन है ना वो गिवन कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर, ए एंड बी। तो जब ये सिचुएशन गिवन है और तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओ ए ओ बी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन लिखो, वेयर ओ इज व्हाट, ओरिजिन। ओरिजिन को ए से ज्वाइन करो, ओरिजिन को बी से ज्वाइन करो और पेयर की इक्वेशन लिख के दो। मान लो हियर इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक। तो अभी मुझे नहीं पता कि वो ओ ए ओ बी पेयर की इक्वेशन क्या है, वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सर अगर ये सिचुएशन है और ये सवाल है तो हम लोग इस कंसेप्ट को लगाते हैं जिसे आपने कॉल किया है होमोजेनाइजेशन, ठीक। तो व्हेन टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना तुमको होमोजेनाइज करना आता भी हो ना तब भी तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको यही नहीं पता है कि कंसेप्ट लगता कब है, ठीक। तो इस बात को रटने पर बहुत ध्यान दो कि सर एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, एक 2 डिग्री कर्व को एक लाइन ने कट किया एट 2 पॉइंट्स, फिर अगर मैं उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके पेयर ऑफ लाइन लिखूं ओ ए ओ बी, तो दैट इक्वेशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग। सही। तो चलो अब मेथड, अब आंसर पे आते हैं कि होमोजेनाइज करते कैसे हैं, हाउ टू यूज होमोजेनाइज, है ना। तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज माय प्रॉब्लम। अब मैं तुमको सॉल्यूशन बताता हूं कि सर सॉल्यूशन क्या है, कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, यूज होमोजेनाइजेशन, राइट। अब बात करते हैं कि हाउ टू होमोजेनाइज, ठीक। तो पहले रटना, फिर मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा करने से ओ ए ओ बी पेयर क्यों आ जाता है, राइट। तो पहले रटने पर ध्यान देंगे कि सर मगी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, इसकी 2 डिग्री टर्म्स, सबसे पहले मुझे एक बात सोच के बताना, क्या जो आंसर आएगा ओ ए ओ बी पेयर का, क्या इस बात को तुम पहले से दिमाग में बिठा के बैठे हो कि सर वो एक 2 डिग्री होमोजीनियस आंसर आएगा। जल्दी से सोचो इस बात को। योर आंसर टू द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अ 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, ट्रू फॉल्स। सोच के रखो इस बात को। यहां सर बिल्कुल ट्रू है ना। जिन लोगों ने लाइन थ्रू ओरिजिन पढ़ा है वो जानते हैं कि यार आपको पेयर ऑफ लाइन चाहिए, थ्रू ओरिजिन चाहिए, इसलिए होमोजीनियस 2 डिग्री तो आना ही पड़ेगा। सही। तो अब जरा मेथड को देखो, मैं क्या बता रहा हूं। ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, इसके 2 डिग्री टर्म्स को मत छेड़ो, सेम रखो। अब ये जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है। मानते हो ये जो आपने ब्रैकेट किया है
ये एक होमोजीनियस 1 डिग्री है। इस बात से तुम एग्री करते हो कि सर ये क्वांटिटी होमोजीनियस 1 डिग्री। क्या तुम्हारा दिमाग ऐसा कह रहा है कि आपको होमोजीनियस 2 डिग्री? अगर इस क्वांटिटी को मैं एक होमोजीनियस 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं, होमोजीनियस 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी होमोजीनियस 2 डिग्री बन जाएगा। अब वो होमोजीनियस 1 डिग्री कहां से आएगा? गो टू इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां से लाते हैं। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके क्या मैं ये लिख सकता हूं? अभी अभी मैंने कहा ना, मैं सब समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम रट रहे हैं कि क्या करना होता है, पहले हम रट रहे हैं। तो ये एक होमोजीनियस 1 डिग्री है कि नहीं? किसी के दिमाग में कुछ भी उल्टे सीधे थॉट नहीं आने चाहिए कि सर आप 1 बना रहे हो ना, तो क्यों ना हम ऐसे 1 बनाए। ये भी तो 1 है, ऐसा क्यों नहीं, है ना? तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना था। मैंने साफ शब्दों में कहा था मुझे होमोजीनियस 1 डिग्री चाहिए, और ये होमोजीनियस 1 डिग्री नहीं है। ठीक, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि जो होमोजीनियस 1 डिग्री है वो Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, ये लेते हैं। सही, अब तुम लोग समझ चुके हो कि सर ये जो ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी 2 डिग्री होमोजीनियस आएगा। प्लस अब तुम कंफ्यूज हो कि सर वो सी बचा है, तो तुम्हारा दिमाग फिर बोलेगा कि यार अब ये जो सी है ना, इसको 2 डिग्री होमोजीनियस से मल्टीप्लाई करो। तो वो 2 डिग्री कहां से आएगा? अगेन यहां से Lx एम वाई अपॉन माइनस एन। चिंता मत करो कि सर ये तो 1 डिग्री है, कोई बात नहीं, बना देते हैं इसको 2 डिग्री। ये लो, सही, इज 0। अब ये जो तुमने आंसर मुझे दिया है ना, यही आंसर होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ओ ए ओ बी। ठीक, मैंने कहा ना मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा, लेकिन पहले रट लें कि सर आ गया, आंसर आ गया। इक्वेशन ऑफ पेयर ओ ए ओ बी इज नथिंग बट दिस आंसर। ये जो आपने आंसर लिखा है ना, यही है ओ ए ओ बी के पेयर की इक्वेशन। अब बहुत फास्ट बात को समझते हैं कि क्यों ये ओ ए ओ बी पेयर क्यों है। मुझे लगता है कि तुम लोग इस बात को तो एडमिट कर चुके हो कि सर ये जो भी है ना, ये है तो पेयर ऑफ लाइन, और वो भी ओरिजिन से पासिंग। इसमें तो कोई जरा सा भी मुझे ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकता कि वॉट एवर आंसर इज रिटन हियर इज पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, नो डाउट अबाउट इट। ठीक, अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि अगर मुझे दिखाना है कि यही ओ ए ओ बी है, तो तुम समझ रहे हो कि सर अब आप क्या करोगे, आप इसको साइलेंटली ए पुट करके दिखा दो कि देखो ए सेटिस्फाई कर रहा है। अरे यार 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन होती है, ये बात अब तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन है, ये सबको क्लियर। ठीक, ओरिजिन से पासिंग। नाउ आई एम गोइंग टू सेटिस्फाई कि देखो ए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने ऐसा प्रूव कर दिया तो तुम समझ जाओगे कि दिस इज नथिंग बट ओ ए ओ बी। तो चलो ए को पुट करो, अल्फा बीटा। अरे मान लो कि सर ए अल्फा बीटा है, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं अल्फा बीटा को यहां पुट करूं, है ना, तो मुझे लगता है तुम समझोगे कि सर अल्फा बीटा पुट करने से ए अल्फा स्क्वायर 2h अल्फा बीटा, अरे जगह की कमी है ना यार, थोड़ा मैनेज करना पड़ा, बी बीटा स्क्वायर 2g अल्फा 2f बीटा इंटू, सब दिमाग में जा रहा है, अपॉन माइनस एन
प्लस सी इंटू, ये रिलेशन बन गया। ठीक, अब मुझे दिखाना है कि सर ये क्वांटिटी जीरो आएगी बाय पुटिंग अल्फा बीटा। अब मानते हो ये जो अल्फा बीटा है ये तो इस लाइन पर लाई कर रहा है, एग्री करते हो कि नहीं कि सर अल्फा बीटा लाइज ऑन लाइन, तो अल्फा बीटा विल सेटिस्फाई इक्वेशन एल एक्स प्लस एम बाई। तो कई लोग समझ रहे हैं कि एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन जीरो होगा, तो मानते हो इसकी मदद से एल अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन माइनस एन 1 आ गया। सोचो सोचो कि सर ये क्वांटिटी 1 आ गई, ये 1 आ गई, सही। तो अब मानते हो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये आ गया ए अल्फा स्क्वायर। मैंने इस बात का यूज किया कि जो अल्फा बीटा है ना वो एल लाइन पर लाई कर रहा है, तो उसका इस्तेमाल करने से दिस एक्सप्रेशन नाउ रिमेन, अब बन गया, ये बन गया। अब मानते हो, तुम कहोगे कि सर वो जो अल्फा बीटा है वो तो कर्व पर भी लाई कर रहा है, सेम पॉइंट लाइज ऑन दिस इक्वेशन ऑल्सो, तो डोंट यू थिंक ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस 2g अल्फा प्लस 2f बीटा प्लस c इज 0। तो मेरे ख्याल से समझ गए कि यार ये तो प्रूव हो गया कि जो भी आप हाईफाई इक्वेशन लिख के बैठे थे उस इक्वेशन को ए ने सेटिस्फाई कर दिया। अब मुझे लगता है कि तुम इस बात को डेफिनेटली समझ जाओगे कि सर इसी तरह से बी भी मैंने वेरीफाई करा दिया कि बी ऑल्सो सेटिस्फाई। तो मानते हो योर प्रॉब्लम इज डन, आई प्रूव्ड कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, आई प्रूव्ड दिस इक्वेशन ए विल सेटिस्फाई, बी विल सेटिस्फाई, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है तुम समझ गए कि ये ही ओ ए ओ बी पेयर का आंसर है, ठीक है ना। रूपल हमें वही करना चाहिए जो हमें ठीक लगता है, ठीक है ना, जबरदस्ती नहीं भिड़ना चाहिए। और तुमको तो पता है कि सर इससे अच्छा मुझे कहां मिलेगा, है ना। तो जब यही करना है तो क्यों ना, ठीक है ना। आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो कंसेप्ट तुमने लगाया है इसी को होमोजेनाइजेशन कहते हैं। और तुम समझ रहे हो कि सर इसको याद रखना कितना इजी है कि हमने क्या किया, जो कर्व था ना, लोग कैसे याद रखते हैं कि ये जो कर्व की इक्वेशन है ना इसको होमोजेनाइज कर दो, मेक इट होमोजीनियस 2 डिग्री, राइट। तो जो भी टर्म 2 डिग्री नहीं थे मैंने उनको 2 डिग्री जबरदस्ती बना दिया कि यार ये 1 डिग्री को मेक 2 डिग्री, ये 0 डिग्री को 2 डिग्री बना दो, ठीक। तो दिस आइडिया इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, ठीक। एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ध्यान रखना, अब जब सवाल में यूज करूंगा तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये होमोजेनाइजेशन लगाते कब है ना, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि सर आपने होमोजेनाइजेशन कैसे लगाते हैं से ज्यादा समय इस बात को बताने में लगाया था कि कब लगाते हैं, राइट। हाँ बिल्कुल हार्ड नहीं, बहुत इजी है, लेकिन हम अब प्रॉब्लम कल करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 22। अभी क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दो, ठीक। तो लीविंग प्रॉब्लम 22 यू विल अटेम्प्ट ऑल। तो टुमारो आई विल डिस्कस 11 to 25 एक्सेप्ट 22 कल डिस्कस नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक। लीविंग 22
बाकी जो लोग चाहें कि सर हमारे पास समय है और क्या करें, ठीक, तो वो आगे बढ़ सकते हैं कि सर मैं एक्सरसाइज 2 कर सकता हूं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ना, बस तुमको थोड़े से प्रॉब्लम्स ही कराने हैं। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद। और एक बार फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और जैसा मैंने कहा कि तुम लोगों को टीचर्स की रिस्पेक्ट अगर शो करनी है कि सर वी रियली रिस्पेक्ट अवर टीचर, तो तुमको टीचर की बात भी माननी है। ठीक है, तुमको टीचर का पढ़ाया हुआ रेगुलर रहना है और होमवर्क में रेगुलर रहना इज द मस्ट, राइट। तो अगर तुमने वाकई में टीचर को फॉलो किया ना, तो देयर इज नो रीजन कि मैं अनसक्सेसफुल रह गया, ऐसा संभव ही नहीं है। ओके, चलो भाई, बाय, जय हिंद।